हर आदमी का ना सपना होता है कि जो मेरे हाथ में घड़ी डली हो ना वो 20 लाख की हो, 50 लाख की हो, 60 लाख की हो। मतलब कि रोलेक्स की घड़ी मेरे हाथ में डली हो तो मुझे बहुत लग्जरी फील होगा। अरे भाई हर किसी का सपना होता है, बट आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई ये जो घड़ी है इतनी महंगी क्यों है? क्या ये घड़ी गोल्ड की बनी है? क्या ये घड़ी डायमंड की होती है? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, महंगी एक्सपेंसिव क्वालिटी की जरूर बनी होती है, बट ऐसा नहीं है कि डायमंड की घड़ी बनी हो, गोल्ड की घड़ी बनी हो। तो इतनी महंगी क्यों है? इतनी ब्रांड वैल्यू इन्होंने स्ट्रॉन्ग कैसे की? और इतनी एक्सपेंसिव वॉचेस क्यों बिकती हैं? कैसे बिकती हैं? इतने बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये सब भी यही पहनते हैं भाई। तो ये ऐसा इतना वेटिंग पीरियड है, 3-3 साल, 4-4 साल रुकना पड़ता है। अगर आपकी जेब में 20 लाख भी है भाई, अगर शोरूम में चले जाओगे ना तो उनसे पूछोगे कि भाई मुझे रोलेक्स है, ये लो 20 लाख रुपया, वो कहेंगे भाई 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 4 साल का वेटिंग पीरियड है। और तो और अगर आपके पास रोलेक्स की घड़ी है ना तो शोरूम में आप जाओगे तो शोरूम वाले आपको कहेंगे ये लो भाई 20 लाख रुपए ले लो, हमें ये घड़ी दे दो। ऐसा सिनेरियो चल रहा है। इतनी वेटिंग है कि लोग उस मॉडल के लिए तरस रहे हैं, लोग डबल अमाउंट पे करने के लिए भी रेडी हैं। ऐसा क्या है? इसे जानने के लिए ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इस कंपनी की स्टार्टिंग होती कहां से? 1905 में उस टाइम पे ना पॉकेट वॉचेस का ट्रेंड था कि पॉकेट, क्योंकि रिस्ट वॉच तो होती नहीं थी तब, तो पॉकेट वॉचेस का ट्रेंड था और वो टाइम एक्यूरेट बताती थी। लोग जेब में से निकालते थे, जैसे हम फोन निकालते ना, ऐसे निकाल के देखते थे टाइम, और टाइम वो एक्यूरेट बताता था। और हैंस विजडम नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि जो मैं घड़ी लॉन्च करूंगा ना वो मैं रिस्ट वॉच लॉन्च करूंगा एंड वाटर प्रूफ घड़ी लॉन्च करूंगा। ये इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने कुछ टाइम में अपना रिस्ट वॉच लॉन्च किया एंड वाटर प्रूफ घड़ी अपनी लॉन्च की एंड डस्ट प्रूफ घड़ी लॉन्च की। अब ये कुछ नया इन्वेंशन टाइप हो गया, क्योंकि मार्केट में ये चीज की प्रॉब्लम चल रही थी। इन्होंने कुछ नई चीज को सोल्व आउट किया, नई चीज लेके आए मार्केट में। अब लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, ये तो दावा कर रहे थे कि भाई ये घड़ी वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, रिस्ट वॉच है, टाइम बिल्कुल एक्यूरेट बताएगी, पर लोगों को यकीन नहीं था भाई। अभी लोगों को कुछ प्रूफ चाहिए था। अब इन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया बट मार्केटिंग तो अभी बाकी थी। लोगों को पता कैसे लगे, पूरे वर्ल्ड में जाएगी कैसे? तो इन्हों की कामयाबी, इनकी जो कामयाबी है ना, इसकी मार्केटिंग में छिपी है। अब मार्केटिंग इन्होंने कैसे की, ध्यान से समझना। मार्केटिंग में इतनी पावर होती है भाई कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम भी नहीं ना है, दम है तो प्लस पॉइंट है, अगर दम भी नहीं है तो मार्केटिंग भी कर दी ना तो भी प्रोडक्ट बिक जाता है। मैं बहुत बार बोला हूं। बट इन्होंने कौन सी मार्केटिंग यूज की? इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग क्या होती है? ध्यान से समझो भाई। इवेंट मार्केटिंग, उस टाइम में मर्सिडीज डिलाइट नाम की एक लेडी थी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। इंग्लैंड से उसको फ्रांस पहुंचना था, तैर के इंग्लैंड से फ्रांस, और बीच में ना इंग्लिश चैनल, मतलब समुद्र का नाम है इंग्लिश चैनल, तो वो उसको क्रॉस करना था। अब जो उसको वो क्रॉस करना था तो वो घड़ी जो डाली हुई थी उसने, तो रोलेक्स उनके पास पहुंच गया कि भाई ये जो घड़ी है ना ये आप उतार दो और हमारी वाली घड़ी डाल लो, ये रोलेक्स हमारी वाली घड़ी डालो। और उसने डाल ली। उसने क्या फर्क पड़ता, चलो मैं ये डाल लेती हूँ। तो उसने जब घड़ी डाली, जब उसने रिकॉर्ड बना लिया अपना वर्ल्ड का, तो साथ साथ में रोलेक्स का भी रिकॉर्ड बन गया भाई। तो उसके बाद जब वो फ्रांस आ गई, उसने बाद देखा भाई टाइम तो एक्यूरेट बता रही है और डस्ट फ्री भी है और वाटर प्रूफ भी है, मतलब इस तरह है, इस घड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका कोई मेटल का कलर सब कुछ सेम पड़ा है भाई। तो लोगों को एक सोशल प्रूफ मिल गया कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कुछ नई चीज लेके आए। मतलब लोग तरसते ना, कुछ नई चीज अभी भी मार्केट में आती है तो लोगों को मजा आता है, कुछ नया चीज आ जाए। अब आपके पास जब स्मार्टफोन आए थे, नया नया ट्रेंड आया था, कंप्यूटर आए थे, नया नया ट्रेंड आया था, तो वैसे उस टाइम पे जो वॉच आई थी तो लोगों को लगने लगा भाई डस्ट फ्री वाटर प्रूफ घड़ी हम पानी में भी लेके जा सकते हैं। तो लोगों का जो दिमाग है वो हिल गया। और जो रोलेक्स है अब और क्या करता है, समुद्र वाला तो लोगों को सोशल प्रूफ दे दिया। अब उस टाइम पे ना माउंट एवरेस्ट का एक बंदा माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के रिकॉर्ड बनाने जा रहा था, तो रोलेक्स पहुंच गया भाई कि भाई तू ऐसा कर, तू ऊपर तो चढ़ ही रहा है, अपना रिकॉर्ड तो बना ही रहा है, तो हमारा रिकॉर्ड भी बना दे। तो रोलेक्स ने उसको भी घड़ी बना दी और वो पहाड़ पे चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है और वापस भी आ जाता है। तो भाई लोगों को लगता है भाई ये तो समुद्र भी पार कर आई और ये जो घड़ी है ये पहाड़ भी चढ़ाई और फिर भी टाइम एक्यूरेट बता रही है, और ये पानी को क्या बर्फ को भी झेल आई, इस घड़ी को तो कुछ होता ही नहीं है। तो लोगों के साथ साथ जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए तो इसका भी ब्रांड बनता गया और रिकॉर्ड बनता गया, और रोलेक्स एक जानी पहचानी चीज बनने लगी, एक ब्रांड सुपीरियर में आने लग गया। अब इनका जो टारगेट था ना रोलेक्स का, वो था महंगी घड़ियां थी इनकी, और महंगी घड़ियां थी तो महंगी ऑडियंस इनका टारगेट था। अब ये देखना पड़ता है जब भी हम बिजनेस करते हैं ना कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हो तो सस्ती ऑडियंस लेगी, अगर महंगा बना रहे हो तो महंगी ऑडियंस लेगी। तो इनकी जो ऑडियंस है वो महंगी वाली थी। अब इन्होंने क्या किया, जो महंगी गेम्स होते हैं, एक्सपेंसिव गेम्स होती हैं, उनको टारगेट करने लगे। गोल्फ होगी, हॉर्स रिलेटेड गेम्स होगी, तो जो कि रिचेस्ट लोग खेलते हैं तो वही गेम्स को स्पॉन्सर करने लगी। तो उनको प्लेयर्स को ये गिफ्ट में दे देती थी, उनके
के जब भी उनकी पोजीशन निकलती थी तो उनको रोलेक्स डलवा के उनकी फोटो खिंचवा देती थी। तो इस तरह इनकी ब्रांडिंग होती थी कि अमीरों के बीच ये जो घड़ी है ये अपनी ब्रांड वैल्यू पोजिशनिंग करवाने लग गई थी। ठीक है जी, तो इस तरह इसने अपना ब्रांड बना लिया। रोलेक्स एक छोटी सी कंपनी से एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और शुरुआत इसकी बिल्कुल रेंटल शॉप से हुई थी भाई, और देखते देखते ये कहाँ पे पहुंच गई। ठीक है जी, तो अभी इतनी बड़ी पहुंच गई और जब उनकी डेथ हुई, हैंस फिल्स्टॉफ की डेथ हुई, उसके बाद ये फाउंडेशन में कन्वर्ट हो गया। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है भाई, तो फाउंडेशन एक एनजीओ चलाता है। एनजीओ के द्वारा जो 10% है वो इनके मार्केटिंग में लगता है, 90% जो भी इनके पास रेवेन्यू आता है, जो भी प्रॉफिट आता है, ये डोनेशन में चला जाता है। अब जो बिजनेस है रोलेक्स का इतना सक्सेसफुल हुआ तो कैसे हुआ? देखो भाई, कोई भी बिजनेस होता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, वो चलती जरूर है। मान लो आप अपने मोहल्ले में ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी डिमांड तो है, मान लो करियाने की दुकान आपके मोहल्ले में नहीं है बट उसकी सप्लाई कम है ही नहीं, सप्लाई ना के बराबर है, लोगों को 2 घंटे चल के जाना पड़ता है, सामान लेके आना पड़ता है। अगर आपने वो डिमांड देख ली और सप्लाई कम है और सप्लाई ज्यादा दे दी उस मोहल्ले में, तो आपका बिजनेस चल जाएगा भाई। तो वैसे ही रोलेक्स है, रोलेक्स ने क्या किया, उसकी डिमांड तो अभी भी है इतनी, बट उसका पक्का है कि भाई मुझे पूरे साल में 10 लाख घड़ी बनानी है तो 10 लाख ही बनानी है, सप्लाई कम है। तो लोगों के अंदर ना और इच्छा बढ़ जाती है कि भाई ये जिस चीज की कमी होती है ना, मुझे बढ़ जाती है कि भाई मुझे यही लेनी है। मान लो आप मॉल में शॉपिंग करने चले गए, तो आपको एक शर्ट पसंद आ गई, तो शर्ट का एक ही पीस रह गया और ऊपर से सेल्समैन ने ये बोल दिया कि भाई ये तो लास्ट पीस है, ये तो अभी बिका जाएगा, ये तो अभी कोई 5-6 कस्टमर और आएगा, ये ले जाएगा। तो आपके मन में डर निकल जाता है और तुरंत खरीद भी लेती, क्योंकि ये भाई अर्जेंसी, कुछ भी चीज अर्जेंट होती है ना तो चीज बिकती है। तो वैसे ही इस घड़ी की शॉर्टेज है, पीछे से शॉर्टेज है, इतनी घड़ी बनाती नहीं है रोलेक्स। तो इस तरह इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और ये एक एसेट की तरह भी यूज होता है कि जो कंपनी है ना वो खुद बोलती है कि भाई 20 लाख रुपए ले लो और ये हमें दे दो। तो रोलेक्स तब पहचानी जाती है। रोलेक्स इज ना भाई, कहते हैं कि इमोशन है, इमोशन सेल करती है अपना, ये घड़ी नहीं सेल करती, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट सेल करती है कि जो रोलेक्स पहनता है ना तो वो आदमी को फील आता है कि भाई मैंने कुछ अचीव किया, ये इमोशन सेल करती है। तो इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड कौन कौन से टॉपिक्स पे आगे आप चाहते हो कि मैं किस टॉपिक्स के ऊपर केस स्टडीज बनाऊं, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो आपको कैसे लगी ये आप लाइक करके बता सकते हो कि कैसे आपको लगी, एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।